फेस पर चर्चा संभव, जहां 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं अमित शाह और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी हलचल आपको बता रहे हैं। सभी की निगाहें इस समय दिल्ली पर टिकी हुई है। विनीत कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या हलचल? जी निश्चित तौर पर अपर्णा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वो पहुंचे हैं। एक बड़ी बात मैं यहाँ को बताना चाहूंगा कि लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज अमित शाह जो है वो लगातार कई नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों। लगातार नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो जो मुलाकात करने जा रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो कल की जा सकती है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। तो इसका मतलब हम यह मान सकते हैं कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के पहले बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार अपना मन बना लिया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो है वो किसे बनाना है और उसके बाद विधायकों की रायशुमारी जो है वो की जाएगी, विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद घोषणा जो है वो की जाएगी। तो उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग नजर बना के रखिए विनीत। इस बड़ी हलचल पर, बड़ी तस्वीर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, तो वहीं इस बीच जिस पर वो खबर जिस पर एमपी में चुनाव के नतीजों के बाद से सस्पेंस बना हुआ है वो है मुख्यमंत्री का पद। तो इसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है बड़ा बयान। कैलाश विजयवर्गीय ने 10 दिसंबर को सीएम का नाम तय हो जाने की बात कही है। फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं। सस्पेंस जो बना हुआ है जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। एक दर्जन तो 10 तारीख को मिल जाएगा जवाब, कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारा सस्पेंस रविवार तक खत्म हो जाएगा। 10 तारीख को आपके पास इस बात का जवाब होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई नया चेहरा होगा या जो नाम चल रहे हैं उन नामों में से कोई एक होगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़े। शैलेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय का यह कहना कि 10 तारीख को सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मान लिया जाए कि अंदर खाने अब तय हो चुका है लगभग सब कुछ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बयान दे रहे हैं कि 10 तारीख तक मध्य प्रदेश में सब कुछ साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इससे साफ है कि अंदर खाने अब लगभग सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और जल्द ही उनके नामों का घोषणा होने। जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले आने वाले 2 दिन के अंदर पर्यवेक्षकों के नाम घोषित करके उनको जो है भोपाल भेजा जाएगा और वो भोपाल में विधायक दल की बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो है वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का जो घोषणा भी करने जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगभग 1 दर्जन से अधिक नाम जो है वो संभावित नाम के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो हलचलें चल रही है उसका असर भी मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कल जो सांसद जीते थे उनके इस्तीफे कराए गए, बाद में आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्रालय का पदभार छोड़ दिया। तो ऐसे में कई तरह के कयास जो है वो राजनीतिक गलियारों में लगा रहे हैं, राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं और जिस तरीके से मेल मुलाकातों का दौर जो है पड़ना जारी है उससे इन जो कयास लग रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हो या फिर जो दूसरे सांसद है, जिस तरीके से
राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले, चाहे वो जेपी नड्डा की बात हो, अमित शाह की बात हो, या फिर उनके बंगलों पर जिस तरीके से समर्थकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। कई इलाकों से, कई बंगलों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई कि अपने नेता को मिठाई खिलाई जा रही है, हार लेकर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो कयास है वो अब लगाए जा रहे हैं लगातार कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये सस्पेंस पर क्लियर हो पाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बड़ी हलचल बनी हुई है। बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की घोषणा भी कर देगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तीनों राज्यों में बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी। तो ऑब्जर्वर्स कल तक नियुक्त कर दिए जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और उसके साथ ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर विधायक दल के नेता का चयन हो जाने के बाद उसके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी दिखा देगा, मोहर लगा देगा और ऐसे ही हो जाएगा सीएम का नाम का ऐलान। बड़ी हलचल दिल्ली से लेकर भोपाल तक बनी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रविवार तक ये बात साफ हो जाएगी कि प्रदेश की कमान किसके हाथों में सौंपने का पार्टी फैसला लेती है। तो सभी की निगाहें दिल्ली में टिकी हुई हैं। हलचल भोपाल में भी काफी तेज है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल सबके मन में है। चर्चाओं में नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ही सीएम का चेहरा तय करेगा। शिवराज ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का भी दावा किया। पिछली बार 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, 1 सीट छिंदवाड़ा की रह गई थी और अब शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य है प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का। जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीतते। मिशन 29 पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी। इसलिए जहां पराजय हुई है वहां मैं पहले जा रहा हूं। सर, क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने कमल खिलाया, लोकसभा में कितना कमल खिला पाएंगी? 29 की 29 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी। और अब बात करते हैं कैसी भविष्यवाणी की जो चर्चाओं में बनी हुई है। तो बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच एक भविष्यवाणी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल जैन मुनिश्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जैन मुनिश्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। ये वीडियो पिछले साल फरवरी का है। वीडियो में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम बनने की जैन मुनिश्री विहर्ष सागर महाराज ने भविष्यवाणी की थी। और अब जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल चुका है और सीएम कौन होगा इस पर चर्चा चल रही है, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक बार फिर सुनिए जैन मुनिश्री की भविष्यवाणी। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। हमारे सिंधिया जी, अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया था। यही नहीं, सिंधिया को छोड़ कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में भी उतारा। ऐसे में सिंधिया का नाम भी सीएम पद के लिए चर्चा में है और यही वजह है कि जैन मुनिश्री के भविष्यवाणी की भी चर्चा हो रही है। हालांकि सिंधिया भी खुद सीएम पद की रेस में ना होने की बात कहते आए हैं।
तो मध्य प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर भी जारी है। दिल्ली में बंद कमरे में मुलाकात भी हो रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और आला नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस कड़ी में सांसद अनिल फिरोजिया दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली में ही नरेंद्र सिंह तोमर और वी डी शर्मा के बीच मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की। माना ये जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई है। उधर वी डी शर्मा ने बाद में अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल भवन में दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा भी हुई। इससे पहले भी बीजेपी के नेता दिल्ली आ चुके हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा को जीत की बधाई दे चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो चर्चा है वो सीएम के चेहरे को लेकर भी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान जो मिशन 2024 में जुट गए हैं, उन्होंने श्योपुर में लाडली बहनों से मुलाकात की। कहा कि कई दिनों से अपनी बहनों से मिलने की इच्छा थी, आज मैं आपके बीच पहुंचा हूं। सीएम शिवराज ने प्रदेश बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत पर लाडली बहनों का आभार भी जताया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों से जो वादा किया है उसको पूरा किया जाएगा। किसान भाइयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार, सरकारी योजनाओं को लेकर प्रदेश में काम करेंगे। स्व सहायता समूह की 15 लाख बहनें अब लखपति बन चुकी हैं। ये जीवन का मिशन है। अब प्रदेश में लखपति बहन अभियान चलेगा। बहनों को गरीबी से उठाने का काम किया जाएगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचकर भोजन भी किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कल छिंदवाड़ा में थे शिवराज सिंह चौहान, आज श्योपुर पहुंचे थे। यहां लाडली बहनों के बीच पहुंचे, जीत के लिए उनका आभार जताया और कहा कि लाडली बहनों की सेवा लगातार बीजेपी करती रहेगी। लखपति बहन अभियान अब चलेगा। ये जीवन का मिशन उन्होंने बना लिया है। तो इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बन रहा था। हालांकि श्योपुर में दोनों ही विधानसभा सीटें बीजेपी हारी है। ऐसे में उन तमाम सीटों पर शिवराज सिंह चौहान का फोकस है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जिन सीटों पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और अब इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद इस मुलाकात के मायने हर कोई ढूंढ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के अंदर खाने ही समीकरण बदलते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले माफी मांगने के बाद अब उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए सिंघार बिसात बिछा रहे हैं। कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंह सिंघार दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए तीखे बयानों के लिए लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं। पर्दे के पीछे से सरकार चलाने को लेकर सिंघार का बयान बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे गया था। हालांकि ये बीते दिनों की बात है। अब जबकि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, सिंघार के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले सिंघार ने सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह से माफी मांगी, उनसे मुलाकात भी की। जब इस मुलाकात को लेकर पूछा गया तो सिंघार ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की। उनसे मन भेद नहीं था, मतभेद थे और पार्टी में रहते हैं, सब चीज़ें रहती है, चाहे आम कार्यकर्ताओं में हो, ब्लॉक लेवल पे, जिला। तो मैंने पहल की है, तो मैं तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने स्तर पर पहल करें और पार्टी को लोकसभा के लिए तैयार करें। दिग्विजय सिंह और सिंघार के बीच तनातनी को लेकर चर्चा काफी रही है। अब सवाल सिंघार के बदले हुए तेवर को लेकर उठ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि बदलते सियासी समीकरण के बीच सिंघार का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है।
ऐसे में सिंघार न केवल गलतियों को सुधार रहे हैं बल्कि सियासी मुलाकात के साथ बिसात भी बिछा रहे हैं। हालांकि सफल कितने होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो किसी के सुर बदले बदले से हैं तो किसी ने जो कहा वो किया। किसने, बताते हैं आपको। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने वादे को पूरा कर दिया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने उनके चेहरे पर कालिक लगाई। दरअसल बरैया ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का दावा किया था, पर ऐसा हुआ नहीं। मुंह पर कालिक लगवाने के वादे को फिर बरैया ने पूरा किया। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की 50 सीट पर सिमट जाने का दावा किया था, लेकिन जब 3 दिसंबर को नतीजे आए तो उनके दावे हवा हवाई हो गए। बरैया ने दावा करते समय राजभवन के सामने मुंह काला कराने का भी वादा किया था, तो उसे पूरा करने निकल भी पड़े। बरैया के साथ कांग्रेस समर्थक तो थे ही, लेकिन दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी थे। दिग्विजय सिंह ने बरैया के चेहरे पर सांकेतिक रूप से काला टीका लगाया। दोनों ही नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। देखिए, कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कह जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के उनके सपनों को पूरा हमें करना है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बरैया का साथ देने वाले दिग्विजय सिंह ने साल 2003 में कांग्रेस की जीत का दावा किया था और हार जाने पर 10 साल चुनाव न लड़ने की बात कही थी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और दिग्विजय सिंह ने 10 साल चुनाव न लड़ने का अपना वादा पूरा भी किया। ये संयोग ही है। दोनों ही नेताओं के चुनावी दावे गलत निकले, लेकिन ये भी खास बात रही कि जो वादा किया उसे निभाया भी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत में ग्वालियर महाराज राघोगढ़ के राजा पर भारी पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थक जीते, जबकि दिग्विजय समर्थक केवल 3 उम्मीदवार ही जीत सके। ग्वालियर और राघोगढ़ राजघराने की अदावत वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलते वक्त के साथ एक अदावत सियासी भी हो गई। ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, जबकि राघोगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गजों की टक्कर पर सभी की नजरें थीं, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गी राजा पर भारी पड़े। मसलन चंदेरी सीट पर सिंधिया समर्थक जगन्नाथ रघुवंशी ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक गोपाल सिंह डग्गी को हार मिली। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते। दिग्विजय समर्थक सुनील शर्मा को मिली हार। भितरवार से मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक लाखन सिंह भितरवार से हारे। लहार में सिंधिया समर्थक अमरीश शर्मा गुड्डू जीते। दिग्विजय समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। शिवपुरी से महाराज समर्थक देवेंद्र जैन जीते। दिग्विजय समर्थक केपी सिंह हारे। वहीं दिग्विजय समर्थक केवल 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल रहे हैं। मसलन राघोगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जीते। सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह पंटी राघोगढ़ में हारे। डबरा में दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक इमरती देवी हार गईं। अंबाह सीट पर दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव हारे। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 8 सीटों पर
दोनों के समर्थकों के बीच मुकाबला था, लेकिन महाराज ने राजा को 5-3 से पटखनी दे दी। ग्वालियर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर पुत्र मोह का आरोप लगाया और कांग्रेस के बंटाधार किए जाने की बात कही। बंटाधार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। तो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ यार, तो वो व्यक्ति कांग्रेस का हुआ। उधर कांग्रेस ने चुनाव में सिंधिया के भारी पड़ने की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 6 लोगों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि बीजेपी की ये बड़ी जीत है। और जब जीत बड़ी है तो उन नेताओं की भी बड़ी जीत है जिनके समर्थकों ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा तो सिंधिया के ही सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।